तो आज हम लोग आपका जो है वो थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं, जो कि है सुरक्षा, सावधानी एवं आग के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सुरक्षा सावधानी के सारे टॉपिक कवर करेंगे, प्लस आग के जो प्रकार हैं उसको कवर करने के साथ साथ जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं यानी कि अग्निशमन यंत्र होते हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। और साथ में कुछ ऐसे ऐसे टर्म होते हैं सुरक्षा सावधानी से संबंधित, जैसे फायर बैग क्या होता है, आर्क आई क्या होता है, फ्यूम एक्सट्रैक्टर क्या होता है। इन सब प्रकार की चीज़ें जो है जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सुरक्षा सावधानी शुरू करें उससे पहले आपको सबसे पहले आग के बारे में बता देते हैं। आग के बारे में बताने के बाद फ़ायदा ये होगा कि जैसे अब आग आग आपके पास अब लग चुकी है आपके कारखाने में, तो उसके बाद जो है आपको क्या सुरक्षा अपनानी पड़ेगी, तो आपको आसानी होगी जानने में, पढ़ने में। जैसे मैं पहले सुरक्षा और सावधानी बता दूं, उसके बाद आपको आग के प्रकार बताऊं, फिर अग्निशमन यंत्र बताऊं, तो आप उसका यूज कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले आग के प्रकार और जो आपके जो है वो सिंबल्स होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो बेसिक बेसिक टर्म है, जैसे फायर बैक हो गया, आपका आर्क आई हो गया, इन सब चीज़ों को जो है हम लोग, बैक फायर हो गया, इन सब चीज़ों को, एक मेटल फीवर नाम का टर्म आता है और फ्लैश बर्न आता है, इन सबको हम लोग बताएंगे। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आग के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ फायर। आप लोग नीचे कमेंट करेंगे कि आग कितने प्रकार की होती है। बेसिकली सभी लोग, जो भी लोग पढ़ रहे होंगे, वो लोग आग को 4 प्रकार से बांटते हैं और 4 प्रकार की आगें जो है वो होती हैं। लेकिन अगर डीप में थोड़ा सा जाएं, जैसे किसी किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, अगर आप इसरो वगैरह का एग्जाम देते होंगे, तो वहां से आपसे 5 या 6 प्रकार की आग जो है बनती है उनके दृष्टिकोण से। क्योंकि जब आप अच्छी बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे जैसे कैटेगराइज किया जाता है, जैसे हमने आपको ज्वाइंट में बताया था कि एक सेमी परमानेंट ज्वाइंट होता है, एक परमानेंट ज्वाइंट होता है, एक टेम्परेरी होता है। वो कब जानना है आपको, जब बहुत डीप में जानना है तब। ठीक है, जब एग्जामिनर आपसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करेगा तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन उसी तरह से जैसे आपको सिर्फ स्थायी और अस्थायी यानी कि टेम्परेरी और परमानेंट 2 ही याद रखने, उसी प्रकार से आग के जो प्रकार हैं वो आपको 4 ही याद रखने हैं। लेकिन आपको अच्छे जानकारी के लिए जो आप पढ़ रहे हैं, ये जो आप कोर्स लिए हैं अभी, तो ये कोर्स 1-2 क्लासेस, हो सकता है कि एक क्लास और फ्री मिले, उसके बाद सिर्फ पेड वालों के लिए हो जाएगी। तो जिन लोगों ने पेड नहीं किया है वो लोग गूगल पर FITTITI फिट ITI, फिट स्पेस ITI सर्च मारेंगे, स्पेस करेंगे, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से इस बैच को आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी साइड में मैं वीडियो लगा दे रहा हूँ, उसको देख करके आप इसको कर सकते हैं। तो 4 प्रकार से, उसके साथ साथ एक आपको जो है और याद रखना है। तो यहाँ पे हम आपको सारे प्रकार बताएंगे। अब आग के प्रकार को समझने से पहले ये समझना चाहिए कि आग होती क्या है, बेसिकली आग बनती कैसे है और आग लग कैसे सकती है, क्या क्या रीज़न हो सकता है। जैसे आग अगर कहीं पे लग गई है, आग आपको बुझाना है, तो जब आप जानेंगे कि किस किस एलिमेंट से मिल करके आग बनती है, तब आपको बुझाने में जो है आपको आसानी होगी। तो उसी प्रकार से जो आग होती है, आग यानी कि फायर, वो क्या होती है, 3 चीज़ों से मिलकर के वो बनती है। किससे किससे, फ्यूल, हिंदी वालों को बता दें ईंधन, उसके साथ साथ ऑक्सीजन और हीट यानी कि ऊष्मा। अब अगर आपको आग बुझाना है तो सबसे सरलतम तरीका ये है कि इसमें से आप किसी एक चीज़ को क्या करें, हटा दें, यानी कि हीट प्लस फ्यूल प्लस ऑक्सीजन। इसमें से अगर किसी एक चीज़ को हटा देंगे, कोई भी एक चीज़, तो हमारी आग क्या है वो नहीं लग पाएगी। तो सीधा सा रास्ता ये होता है कि हम लोग इसमें से किसी एक चीज़ को जो है वो हटा दें। ठीक है, अच्छा एक बात और, एक टर्म आता है आग में, स्मूदरिंग और स्टर्विंग। जो भी लोग इसको जानते होंगे कमेंट करेंगे, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे होंगे उनसे आप पूछेंगे क्या, स्मूदरिंग और स्टर्विंग। ठीक है, ये 2 टर्म जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप नेट पे सर्च करेंगे, थोड़ा सा अपने से रिसर्च करेंगे, तो जो है चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। जब आप चीज़ों को रिसर्च करते हैं तो आप उसके बारे में जानते हैं, उसके आसपास की चीज़ों को भी जानते हैं। ठीक है,
ये दो टर्म काफ़ी हाईलाइटेड हैं, आजकल नए एग्जाम पैटर्न में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो आग होती है वो किससे किससे मिलकर बनती है? ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन से। इन तीन चीज़ों से मिलकर के हमारी आग बनती है। अब आग जो है बेसिकली कई प्रकार की हो सकती है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में, डिफरेंट डिफरेंट पदार्थों में आग लगती है, जो उनके आधार पे हम लोग वर्गीकृत करते हैं कि आग जो है अभी वो कितने प्रकार की है। जैसे मान के चलिए कि आपने कागज में जो है आग लगा दिया, तो वो आग का जो नेचर रहेगा वो अलग रहेगा। उसके आग पकड़ने की जो नेचर रहेगी, उसको आग बुझाने का तरीका जो रहेगा वो अलग रहेगा। वहीं पे अगर लाइट में जहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत की वजह से आग लग गई, तो क्या करेंगे आप? वहाँ पे बुझाने का नेचर अलग हो जाएगा आपका, है ना। वो आग जो है पकड़ने की नेचर अलग हो जाएगी। तो उसी प्रकार से इसीलिए हम लोगों ने जो है आग को कैटेगराइज करके बांट दिया है, जिससे कि हम लोग पहचान पाएँ कि कब हमको कैसे बुझाना है, क्या यूज़ करना है। तो हम लोग अपनी आसानी के लिए जो है वो करते हैं। तो जो पहली आग है वो क्या है? 5 प्रकार की आग हम आपको यहाँ पे बताएंगे। 5 टाइप्स ऑफ फायर। ठीक है, पहली है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के। अब क्लास ए में आग कौन सी आती है? तो देखिए, सीरियल से बिल्कुल आपको चलना है, जैसे जैसे सीरियल आपका इसमें बताया गया है सेम वही आपको सीरियल अपनाना है। तो आग सब क्लास ए में क्या होगी? लकड़ी। आप देखते हैं जितनी कठिनाई से, सबसे सरलतम रूप से आपको कठिनाई रूप तक चले आना है। ठीक है, यानी कि इजी टू हार्ड। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, उसने अच्छी अच्छी चीज़ों का आविष्कार किया और अच्छी अच्छी जो है तकनीकी आई, तो इसी प्रकार से जो है आग का भी जो है पावरफुल होना जो है लाजमी है, वो बनती गई। ठीक है, जैसे लकड़ी, कागज, कोयला, जूट आदि। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि लकड़ी, कागज, कोयला, जूट आदि में लगी हुई आग जो है वो क्लास ए प्रकार की, यानी कि क्लास का आग में आएगी। इसको का, खा, गा, घा भी कहीं देता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लास बी का क्या आता है? जैसे कैरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया आदि। ठीक है, तो ये सारी जो है इनके द्वारा अगर आग लगती है, कहीं पे डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन आदि से आग लगती है, तो वो किस में आएगा? वो क्लास बी में आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ? लकड़ी, कागज, कोयला, उसके बाद उस आग हम लोग पकड़ाते हैं किसमें? कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि से पकड़ाते हैं। ठीक है, अब क्लास सी में क्या हुआ कि क्लास सी में जैसे गैस हो गई, गैसों से लगी आग, एलपीजी आदि से लगी आग, ये हो गया। उसके बाद क्लास डी में क्या हो गया? विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिक से लगी आग, लगी आग। देखिए सीरियल बाय सीरियल आपको बढ़ते जाना है, जैसे जैसे चीज़ों का आविष्कार होता जा रहा है। सबसे पहला प्राथमिक चीज़ क्या है? आपको आसानी से क्या मिल जाता है? आपको आसानी से मिल जाता है लकड़ी, कागज, कोयला, जूट आदि मिल जाता है, जो आप कहीं पे भी ले जाकर के, आप जंगल में भी कहीं पार्टी करने जाते होंगे, पिकनिक करने जाते होंगे, तो आप उनको लकड़ी वगैरह में आग लगा देते हैं ना। उसके बाद दूसरा आसान रास्ता क्या होता है? अगर आपको जंगल में जाना है, पिकनिक पे जा रहे हैं आप, तो आपके पास जो है कैरोसिन, डीजल वगैरह ये भी आप आसानी से ले जा सकते हैं, आपकी दूसरी प्रायोरिटी होती है। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी कि हम लकड़ी से ही आग लगा के जो है अपना काम कर लेंगे। दूसरी प्रायोरिटी क्या होती है कि लकड़ी, ये कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि भी आप ले जा सकते हैं। तीसरी प्रायोरिटी ये भी होती है कि जो गैस का सिलेंडर होता है वो भी आप ले जा सकते हैं। लेकिन क्या है, ये सारी प्रोसेस सबसे ईजी प्रोसेस ये है, फिर उसके बाद थोड़ा सा टफ ये है, फिर थोड़ा सा टफ ये है। ये तो सबसे इजी इसलिए हो गया कि आपको कुछ ले ही नहीं जाना है, जंगल में आपको लकड़ी मिल ही जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है? आप थोड़ा सा जो है मिट्टी का तेल ले जा सकते हैं, केरोसिन ले जा सकते हैं, पेट्रोल ले जा सकते हैं, जिससे आग पकड़ ले। तो इसमें भी, इससे तो थोड़ा सा टफ है बट आसान है ना। वहीं पे अगर आप एलपीजी ले जाते हैं तो एक सिलेंडर ही तो ले जाना है, बहुत टफ ये भी नहीं है। लेकिन इन सबसे क्या है, इन सबसे टफ है, इन सब में कुछ खास नहीं ले जाना था, लेकिन इसमें ले जाना था। अब विद्युत वाला क्या है? विद्युत वाला सबसे टफ है, क्योंकि आपको पूरा बिजली का वायर बिछाना पड़ेगा वहां तक। तो उसी प्रकार से सीरियल में चले आना है। तो ए सबसे आसान, फिर बी उससे थोड़ा सा टफ, सी उससे थोड़ा सा टफ, डी उससे, और के क्या है? के धातुओं से लगी आग।
धातुओं से लगी आग। विभिन्न प्रकार की धातुएं होती हैं, जैसे मेटालिक आग, मेटल से मेटल में आग लग गई ना, जिससे जितनी भी प्रकार की धातुएं होती हैं उसमें अगर आग लग जाती है तो उसको हम लोग क्लास के में रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया, ये आग के प्रकार हो गए। अब इन आगों को बुझाने के लिए जो है वो अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया जाता है, अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसको आपको जानते रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे तो यहीं पे बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इसको हम रफ करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लीजिए जो भी लेना हो। अब अग्निशामक यंत्र जो है उसको आपको जानते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक अग्निशामक यंत्र जो होता है वो लगभग लगभग कई कई काम करता है, कई प्रकार की आगों को बुझा सकता है। कुछ मल्टीपर्पज़ होते हैं, कुछ सिर्फ सिंगल के लिए होता है। ठीक है, बुझाने को तो हम लोग जो है पानी से बुझा सकते हैं, रेत की भरी बाल्टियाँ होती हैं उससे भी बुझाई जाती है आग, लेकिन हर जगह पे जो है उसको रखना और अवेलेबिलिटी उसकी जो है उतनी आसान नहीं होती है, इसलिए जो है उनको अग्निशामक यंत्र जो है बनाने पड़े। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र आपको आग बुझाने से पहले, अग्निशामक यंत्रों से भी पहले कुछ चीज़ें हैं आपके पास, जैसे आपको अगर आग बुझानी ही है तो आप पानी से भी बुझा सकते हैं, रेत से भरी बाल्टी है, लेकिन पानी से आप क्या बुझाएंगे, सिर्फ क्लास ए प्रकार की आग को बुझा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक में डाल देंगे तो आपको करंट लग जाएगा, आप कहीं पे और डाल देंगे किसी अन्य प्रकार की आग में आप डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ से जो है आग पकड़ने का खतरा भी और बढ़ जाएगा। रेत से भरी बाल्टी है तो इसको आप इलेक्ट्रिक वगैरह में, गैस सिलेंडर, इसको हर जगह आप जो है झोंक सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि रेलवे वगैरह में कभी स्टेशन पे आप लोग देखते होंगे तो रेड कलर की बाल्टी में जो है 3-4 बाल्टियाँ ऐसे रखी हुई होती हैं और उसमें लिखा होता है आग बुझा, आग आग इस टाइप से लिखा होता है और उसमें रेत भरी होती है। तो इसलिए जो है वो सबसे आसान तरीका है, अगर कहीं भी आपका फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगा हुआ है तो आपका रेत की भरी बाल्टी टांग दी जाती है कि कोई भी आम आदमी जो नहीं भी जानता है अग्निशामक यंत्र का प्रयोग, तो वो क्या करेगा, रेत की बाल्टी से उस जगह पे फेंक देगा तो जिससे आग बुझ जाएगी। तो ये सारे तरीके हैं, ये यूनिवर्सल तरीके हैं, अपनाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग अग्निशामक यंत्र। तो पहला क्या है, फोम टाइप। फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। तो फोम टाइप जो अग्निशामक यंत्र होता है वो क्या होता है कि जो आपकी क्लास बी प्रकार की आग होती है और साथ में क्लास ए आग। अब बी में क्या था, आग में आपका जो था वो लकड़ी, कागज इत्यादि थे। ठीक है, वहीं पे बी में आपका क्या था, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन। तो कहने का मतलब ये है कि फोम टाइप जो अग्निशामक यंत्र होता है वो इन चीज़ों से लगी आग को बुझा सकता है। अब ये फोम क्या होता है, फोम जैसे आप साबुन, आपका सर्फ एक्सल होता है, साबुन होता है, वहीं से फोम बना करके झाग बनाया जाता है, वही इस सिलेंडर में जो है वो फिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्या है, ड्राई पाउडर होता है। ड्राई पाउडर ये क्या करता है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पहले ए प्लस बी, देखिए सबसे पहले पानी जो होता है हमारा वो क्या करता है, सिर्फ ए को बुझा सकता है। उसके बाद इसको तो आप लोग जानते हैं हर जगह पे रखा जाता है, हर चीज़ को बुझा सकता है। ए हो गया, उसके बाद ए प्लस बी हो गया, फिर ए प्लस बी प्लस सी हो गया। सब सीरियल से ही चलेगा, सब कुछ सीरियल से आपको याद करना है तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ए और बी हमने आपको बता ही दिया क्या है। अब सी में आपको क्या करना है, सी में जैसे गैसें हो गई, गैस जैसे कि अगर एलपीजी वगैरह से आपकी लग जाती है तो वो भी जो है वो ड्राई पाउडर से आप लोग आसानी से बुझा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्या, CO2। तो CO2 जो होता है वो क्या होता है, डी, सी और बी, इन 3 प्रकार की आग को जो है वो आसानी से बुझा सकता है। अब डी में क्या आ गया है, डी में आपका जो इलेक्ट्रिक वाला है,
इलेक्ट्रिक वाली जो आग है वो भी बुझ सकती है। सी में हमने आपको बता ही दिया कि गैस और एलपीजी हो गई, और बी में भी जो है वो डीजल, पेट्रोल और कैरोसिन हो गया। तो इतनी चीजें हो गई। उसके बाद जो है एक हैलोजन टाइप आता है। हैलोजन टाइप आता है, तो उसको हम लोग सीटीसी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या भरा होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये क्या करता है, ये क्लास डी, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक से लगी हुई कहीं पे आग है, विद्युत से आग लग जाती है, तो वो कौन बुझाता है, ये सीटीसी टाइप या हैलोजन टाइप जो है अग्निशामक यंत्र से जो है हम लोग बुझाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही अच्छी चीज़। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखवा दिया हूँ इसको। मैं बहुत बड़ा चार्ट वगैरह भी आता है, वो सब बताना जो है आपके लिए सही नहीं था, क्योंकि याद करने में आपको जो है वो आसानी नहीं होती है। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग कवर कर देते हैं। पानी आपको पता ही है, रेत से भरी बाल्टियां हर जगह यूज होती हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग फोम टाइप अग्निशमक यंत्र, जो क्या करता है, बी और ए को, यानी डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, लकड़ी, कागज आदि को जो है वो हम लोग फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से बुझा सकते हैं। उसके बाद ड्राई पाउडर, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि लकड़ी, कागज, कोयला, इन सबसे लगी हुई आग। साथ में क्या हुआ आपका, बी टाइप यानी कि डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, और सी टाइप गैस, एलपीजी वगैरह वाली जो आग होती है वो आसानी से बुझ सकती हैं। उसके बाद CO2 क्या हो गया, डी सी प्लस बी, यानी कि डी जो आग आपकी क्या हो गई, वो हो गई इलेक्ट्रिक वाली आग। सी क्या हो गई आपकी, सी आपकी हो जाएगी गैस, एलपीजी वाली आग, और बी आपकी क्या हो जाएगी, डीजल, पेट्रोल और कैरोसिन वाली। वहीं पे जो हैलोजन यानी कि सीटीसी है, सीटीसी का पूरा नाम जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, और वो जो है क्लास डी प्रकार की आग को बुझाने में सहायता करती है। तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई हैं। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है सुरक्षा और सावधानियाँ। तो सुरक्षा और सावधानियाँ में बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कि जैसे आप के बाल जो हैं वो बड़े नहीं होने चाहिए, कपड़े आपके ढीले ढाले नहीं होने चाहिए, बट ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, तो यहाँ पे लिखवाने का और हमारे बताने का कोई मतलब नहीं होता है। तो सुरक्षा अगर नहीं है आपके कारखाने पे, आपके वर्कशॉप में, कहीं भी हैं आप, तो दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ पे एक शब्द आता है कि दुर्घटना क्या है। दुर्घटना के बारे में अगर बात की जाए, दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट। तो दुर्घटना के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो अनियंत्रित, दुखद व अनजाने में हुआ जो प्रकरण होता है ना, वो दुर्घटना कहलाता है। यानी कि अनियंत्रण, जिसमें आपका नियंत्रण ना हो। उसके बाद दुखद, यानी कि एक्सीडेंट से कुछ न कुछ जो है दुखद चीज़ें हो जाती हैं। और अनजाने में हुआ प्रकरण, और अनजाने में जो हुआ प्रकरण प्रकरण होता है वो क्या होता है, दुर्घटना कहलाता है। तो क्या होगा, अनियंत्रित, दुखद व अनजाने में हुआ प्रकरण दुर्घटना कहलाता है। दुर्घटना को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दुर्घटना जो है वो असावधानी का कारण होती है, असावधानी का परिणाम होती है, कारण नहीं। दुर्घटना जो है वो असावधानी का ही परिणाम है। तो जैसे ही हम लोग एक्सीडेंट यानी दुर्घटना की परिभाषा देखते हैं कि दुर्घटना है क्या, तो वहां पे हमारा एक शब्द निकल के आता है कि असावधानी। तो भाई हमको असावधानी करनी ही नहीं है, इसके लिए अब हमको पढ़ना पड़ेगा कि सावधानी क्या बरतनी है, यानी कि असावधानी ना हो पाए उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि क्या क्या सावधानी बरतनी है आपको कारखाने से। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपकी वेल्डिंग बूथ होती है उसका कलर कैसा होना चाहिए। जहाँ पे आप वेल्डिंग करते हैं, जो आपका वेल्डिंग बूथ बनाया जाता है, जिससे होता है ना कि ये समझ रहे होंगे, जो वेल्डिंग स्पॉट होता है उसका कलर जो है वो कैसा होता है, आप लोग कमेंट करेंगे। मैं यहाँ पे सवाल लिख रहा हूँ, अभी मैं लास्ट में बता भी दूंगा। ये सवाल पूछा भी गया था इसरो के किसी एग्जाम में। वेल्डिंग बूथ का कलर कलर कैसा होता है।
इसको आप लोग बताइए, ठीक है। याद दिला दीजिएगा, अगर मैं भूल भी जाता हूं तो अगली क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं सावधानी पे। अब सावधानी में आपको वही सारी चीज़ें हैं जो करनी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके कपड़े ढीले ढाले नहीं होने चाहिए, जूते आप पहन के आइए, हेलमेट पहन के आइए। अब देखिए, एक वेल्डर ट्रेड में एक जो वेल्डर होता है उसके लिए सावधानी के लिए, सुरक्षा के लिए कई सारे उपकरण जो है वो बताए गए हैं। जैसे अगर आप वेल्डिंग शॉप में पहुंच रहे हैं तो कुछ उपकरण होते हैं, जैसे एप्रन होता है, ग्लव्स होता है, हेलमेट होता है, आपके शूज़ होते हैं, हैंड शील्ड होती है, चश्मे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसको, जो आपका स्किल्ड वर्कर है यानी कि जो वेल्डर है उसको सुरक्षा प्रदान करती है ना। तो सुरक्षा में हमको दोनों चीज को ध्यान देना है, क्या क्या, व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और साथ में कारखाने की सुरक्षा भी हमको ध्यान देनी है, कारखाने की सुरक्षा। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में अगर बात करें तो व्यक्तिगत सुरक्षा आपकी वही होनी चाहिए कि जो आप प्रॉपर, जो भी आपका जो चीज़ें बताई जाती हैं इंस्ट्रक्शन में, उसको आप फॉलो करें, वो चीज़ें आप पहन के आएँ, ज़्यादा इधर उधर काम ना करें, ठीक है। तो अब जैसे सुरक्षा में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई वेल्डिंग करना है, आपको गैस वेल्डिंग करना है, तो आपको हमेशा लाइटर का ही प्रयोग करना है। ये कुछ पॉइंट हैं जो एग्जाम में आते हैं कि जैसे आपको आग जलानी है तो ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज़, माचिस से नहीं जला देना है, आपको लाइटर से ही आग जलाना है, ठीक है। ये चीज़ें जो है आपको ध्यान देनी है। उसके साथ साथ जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, और वो पराबैंगनी किरणें जो है वो ऑक्सीजन से, जो बाहर की ऑक्सीजन है ना, वहाँ से क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं, और उससे रिएक्शन करने के बाद वो लोग, वो जो किरणें होती हैं वो क्या बनाती हैं, वो ओजोन बनाती हैं वायुमंडल में, ठीक है। तो वो आपके लिए खतरा साबित होती है। तो आपको क्या ध्यान देना है, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए एप्रन पहनना है, और ध्यान दीजिएगा आपको जो कपड़े पहनने हैं वो लाइलॉन के नहीं पहने हैं। एक नायलॉन का कपड़ा आता है, वो बहुत आसानी से उसमें आग पकड़ती है, तो उसको नहीं पहनना है। आप कोशिश करिए कि जो चमड़ा होता है ना, लेदर होता है, उसकी चीज़ों को आप लोग प्रेफर करिए। उसमें क्या होता है, कभी आप लोग देखे होंगे कि जब लेदर का कोई सामान बिकता है मार्केट में, तो जो बेचने वाला होता है वो लाइटर से लेदर को जो है जला के दिखाता है कि देखो ओरिजिनल है कि लोकल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ओरिजिनल लोकल रहेगा तो उसमें आग जल्दी से नहीं पकड़ती है। ये आपको अगर नहीं पता होगा तो अब आप जान लीजिएगा, कभी आप जैकेट वैकेट लेने जाइए लेदर की, तो उसमें आप क्या करें, माचिस जला करके उसके पास ले जाएं, वो जलेगा ही नहीं। अगर ओरिजिनल लेदर होगा तो वो नहीं जलेगा, ठीक है। तो लेदर के जो है एप्रन जो होता है वो क्या होता है, ये सारे जो है लेदर के होने चाहिए। आपका ग्लव्स हो गया, चश्मे हो गए, हेलमेट हो गया, ठीक है, हैंड शील्ड हो गई, जूते हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित हैं। वहीं पे अब जैसे बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे अनुशासन में रहिए, आप इधर उधर न घूमिए, बिना काम के किसी से बात न करिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें सभी को पता होती हैं, ठीक है। अब कारखाने की सुरक्षा में क्या है कि जैसे साफ़ सफाई मशीनों की जो है आप प्रॉपर करते रहिए, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, आग लगने का किसी प्रकार खतरा ना हो। कहीं आप फर्श में आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं अगर, तो अब फर्श में पानी पड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, आपको करंट लग सकता है ना। आग से जलने वाली कोई या ज्वलनशील पदार्थ जो है वो रूम में न रखें आप, वेल्डिंग स्पॉट पे, कारखाने में न रखें जिससे आग लग सके। तो ये सारी सुरक्षाएं जो है वो हो सकती हैं। अब जैसे आर्क वेल्डिंग की कोई मशीन है, उसको आप गीला कपड़ा करके न पोंछिए जिससे आपको करंट लग सकता है। तो ये सारी बहुत बेसिक बेसिक सी जो है सुरक्षा सावधानी है। तो इसमें आपको बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली सभी को पता होता है। अब जो मेन ये होता है कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, जैसे फ्यूम एक्सट्रैक्टर क्या होता है। तो जो फ्यूम एक्सट्रैक्टर होता है वो जो आपका वेल्डिंग, आप आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं मान के चलिए, तो वहाँ पे कुछ धुआं निकलता है, गैस निकलती है। तो वो गैस क्या होती है, बहुत ही हानिकारक होती है। और हानिकारक कब होती है, जब आप किसी डिफरेंट मटेरियल का जो है वो करते हैं, ठीक है। जैसे कैडमियम हो गया, आपका जिंक हो गया, सीसा हो गया, तांबा हो गया, इन सब चीज़ की अगर आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है, तब आपका जो धुआं होता है बहुत जहरीला होता है, और जो वेल्डर होता है
उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और इतना जहरीला होता है कि उससे बुखार भी आ सकता है। ठीक है, तो अब एक बात और, वेल्डिंग बूथ का जो कलर है वो मैं आपको बताना भूल गया, वो ब्लैक होता है, काला होता है। ठीक है, वेल्डिंग स्पॉट जो होता है उसको काले कलर से उसकी दीवार को रंगा जाता है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बता रहे हैं, उसके बाद आपको सुरक्षा चिन्ह बता देंगे 4 लाइन में, उसकी ट्रिक बता देंगे कैसे आपको पढ़ना है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या, फ्यूम एक्सट्रैक्टर। तो फ्यूम एक्सट्रैक्टर क्या होता है, हमने आपको अभी बताया कि जैसे कैडमियम हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, इन सब पे अगर आप आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि कुछ जो है वो ऑक्साइड निकलता है जो कि आपको नुकसान कर सकता है। जैसे कि सीसा हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, इन सब पर क्या है, वेल्डिंग करने से कुछ गैसें निकलती हैं जो आपको सांस लेने में दिक्कत कर सकती हैं। तो फ्यूम एक्सट्रैक्टर होता क्या है कि जैसे कारखाना आपका हुआ, तो दो तरीके हो सकते हैं आपके इन गैसों को बाहर निकालने के, या तो आप एक एग्जॉस्ट लगा दीजिए, एग्जॉस्ट लगा दीजिए, या फ्यूम एक्सट्रैक्टर लगाइए। तो देखिए, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है हमारे भारत में, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो हर कारखाने, हर वाहनों, ऐसी हर फैक्ट्रियों को जो है वो नियंत्रित करता है और ये गाइडलाइन उनको देता है कि आपको किस मात्रा में जो है आप वायुमंडल में आप प्रदूषण कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आपका लाइसेंस, चाहे वो कार का लाइसेंस हो, चाहे आपकी बाइक का लाइसेंस हो, चाहे आपका फैक्ट्री हो, चाहे आपका कारखाना हो, जो कारखाने होते हैं कारखानों का भी लाइसेंस होता है, कारखाना अधिनियम बनाया गया है उसमें उनको रजिस्टर्ड करना होता है, तो उसका लाइसेंस भी आपका जो है वो रद्द हो सकता है। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये कहा गया कि अगर आपके कारखाने में इस प्रकार का कोई भी मटेरियल यूज होता है, चाहे वो सीसा हो, तांबा हो, जिंक हो, कैडमियम हो, अगर उस पर वेल्डिंग की जाती है, मैं वेल्डिंग स्पॉट की बात कर रहा हूँ, किसी अन्य कारखानों की नहीं, ठीक है, कहीं भी ये बन रहा हो उससे नहीं मतलब है, तो वहाँ पे आपको जो है वो फ्यूम एक्सट्रैक्टर लगाना ज़रूरी है, एग्जॉस्ट से काम नहीं चलेगा। तो फ्यूम एक्सट्रैक्टर क्या होता है कि वहीं एग्जॉस्ट की जगह पे ही लगता है, लेकिन फ्यूम एक्सट्रैक्टर जैसे ही आपका धुआं जो होता है, विषैली जो गैसें होती हैं, उसको आप बाहर निकालें, उससे पहले क्या करना होता है कि उसको आपको फिल्टर करके, जैसे आप देखते होंगे अभी अच्छी अच्छी सिटीज़ में लग रहा है जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, जैसे पूरे शहर का जो गंदा पानी होता है पहले उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसके बाद नदियों में उसको उड़ेला जाता है, नदियों में डाला जाता है। ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है किसमें, फ्यूम एक्सट्रैक्टर में। तो जैसे ही आपकी आर्क वेल्डिंग शुरू हुई और इस प्रकार के मेटल ऑक्साइड बनाना शुरू किए, तो सबसे पहले फ्यूम एक्सट्रैक्टर उनको साफ करता है, उनके कुछ हानिकारक तत्वों को छान करके उसके बाद वायुमंडल में बाकी गैसों को भेज देता है। तो ये काम होता है फ्यूम एक्सट्रैक्टर का। तो इसको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने काफ़ी अच्छे से बताया, आप लोग बार बार जो है वीडियो को पीछे करके सुन लीजिएगा, ठीक है। तो फ्यूम एक्सट्रैक्टर जो है वो विषैली गैसों को बाहर निकालता है, ठीक है, विषैली गैसों को फिल्टर करके वायुमंडल में भेजता है, वायुमंडल में भेजता है, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी है कि जो मेटल फीवर है वो क्या होता है, वो मेटल फीवर है ना, वो भी इसी से ही संबंधित है। अब अगर इस चीज पे वेल्डिंग हो रही है, आपका सीसा, तांबा, जिंक, कैडमियम, या यहाँ पे लिख लीजिए मेटल फीवर, तो सेम यही चीज, जैसे सीसा हो गया, सीसा, तांबा, जिंक, कैडमियम, इन सब चीज़ों पे अगर वेल्डिंग की जा रही है, तो इसका धुआं अगर किसी वेल्डर के, किसी वर्कर के अगर सांस के थ्रू अंदर चला जाता है तो दिक्कत हो सकती है। दिक्कत ये हो सकती है कि उसको मेटल फीवर हो सकता है। यहीं पे जो है मेटल फीवर का जिक्र आता है। तो मेटल फीवर का आने का मेन रीज़न जो है, इन जो मटेरियल हैं, इनके मटेरियल की वेल्डिंग करते समय, यानी इनके जलते समय इनका अगर धुआं कोई निगल जाता है, धुआं अंदर चला जाता है। सुरक्षा और सावधानी में एक टर्म होता है एबीसी, मैं आपको बताना भूल गया था, ठीक है। तो उस एबीसी का मतलब ये होता है कि एयर, ब्रीद और सर्कुलेशन। एयर, ये आपको फर्स्ट ऐड में बताना था,
और सर्कुलेशन। अगर कोई भी व्यक्ति दुर्घटना से किसी प्रकार से जो है उसको अनहोनी हो जाती है, तो सबसे पहले आप उसको हवादार स्थान पे ले जाएंगे, फिर उसके सांस को चेक करेंगे, ब्रीथ को चेक करेंगे, उसके बाद जो है उसकी पल्स वगैरह चेक करेंगे, उसका सर्कुलेशन चेक करेंगे ठीक चल रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है अगर उसकी सांस रुक गई है तो उसको आप लोग कृत्रिम श्वसन द्वारा, कृत्रिम श्वसन की विधियाँ होती हैं जैसे लाबोर्ड विधि होती है, उसके बाद सिल्वेस्टर विधि होती है, मुंह से मुंह द्वारा सांस की विधि होती है, और कुछ जगहों पे आप हॉस्पिटल वगैरह में देखते होंगे कि आपके मुंह में ऐसे लगा दिया जाता है, वो भी कृत्रिम श्वसन का एक तरीका ही है। लेकिन हर जगह पे जो है वो उपस्थित होना जो है, ऐसा नहीं कि हर जगह पे वो आपका रहेगा, इसलिए जो है आपको सिल्वेस्टर विधि और लामोंट विधि, ये सारी विधियाँ जो है आपको पता होनी चाहिए। तो वो आपको श्वसन की प्रक्रियाएँ हैं 2 से 3 प्रकार की, वो आप लोग जानते रहिएगा। बाकी फिटर ट्रेड में जो है सारी चीज़ें डिटेल में पूछी जाती हैं, श्वसन के बारे में जो है वेल्डर से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि वेल्डर का बेसिकली इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। जहाँ पे आप वेल्डिंग कर रहे होंगे वहाँ पे फिटिंग वाले भी होंगे, तो वो सब उनका काम होता है। लेकिन अगर आप वर्कशॉप में हैं तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में जो है आपको ज़रूरत पड़ सकती है। फर्स्ट एड होता क्या है, प्राथमिक उपचार? फर्स्ट एड ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति यह है दुर्घटना से ग्रसित हो गया, तो फर्स्ट एड क्या है कि दुर्घटना के बाद तत्काल उसी स्थान पर जो दिया जाने वाला उपचार है वो प्राथमिक उपचार कहलाता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि हॉस्पिटल से पहले जो उपचार जो है रोगी को दिया जाता है वो प्राथमिक उपचार होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें हो गई, ये सब आप लोग जानते होंगे। ये मेटल फीवर के बारे में हमने आपको बताया कि सीसा, तांबा, जिंक और कैडमियम का जो धुआं है अगर वो अंदर चला जाएगा तो आपको मेटल फीवर नाम का जो है वो टर्म होता है वो आपको हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फ्लैश बर्न क्या होता है? तब देखिए, जो आपकी वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग आप कर रहे होंगे तो वहाँ से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। अगर उन पराबैंगनी किरणों को आप नंगी आंखों से देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो आप चश्मा लगाते हैं वेल्डिंग करते समय वो 2 प्रकार का चश्मा होता है। कभी कभी ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो आपका चश्मा जो है वो कैसा होना चाहिए, तो ग्राइंडिंग करते समय आप सफ़ेद चश्मे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे वेल्डिंग करते समय आप सफ़ेद चश्मे का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और वेल्डिंग आप कर रहे हैं जिस समय पे, मैं जो बोल रहा हूँ चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, कहानी की तरह आप जो है उसको लिखते भी जाइए और देखते भी जाइए बढ़िया से। वेल्डिंग जिस समय आप कर रहे होते हैं उस समय 4 mm तक जो है वो जो आपका कांटेक्ट टिप होती है, टॉर्च होती है और वर्कपीस होता है, उसके बीच के 4 mm कम से कम गैप रखिए, उसको उससे ज़्यादा पास मत लाइए। ठीक है, नहीं तो क्या हो सकता है, आपका बैक फायर हो सकता है। बैक फायर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप क्लोज चले गए, बहुत नज़दीक चले जाते हैं वर्कपीस के आपका नोजल, तो बैक फायर हो जाता है, यानी कि वहाँ से कुछ हीट जो है वो अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब बैक फायर जो होता है वो कुछ रीज़न से और होता है। अगर आपका ऑक्सीजन बहुत हाई है, ऑक्सीजन का प्रेशर जो है, ऑक्सीजन का दाब बहुत हाई है, और आपका जो एसिटिलीन है उसका दाब बहुत कम है, तो भी हो सकता है बैक फायर। बट बैक फायर पे हम लोग बाद में आएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लैश बर्न। फ्लैश बर्न तो पराबैंगनी किरणों से आंखों की जलन जो होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है फ्लैश बर्न कहलाती है। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है आर्क आई। आर्क आई भी फ्लैश बर्न ही है। आर्क आई में होता यह है कि अगर आप आर्क वेल्डिंग देख लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो आंख है वो बंद करेंगे जैसे ही आप, तो आंख के नीचे लगेगा कि जैसे रेत घुस गई है, और जो आपकी आंख है वो उजाले में, यानी कि प्रकाश जहाँ पे कहीं पे बल्ब जल रहा है वहाँ पे नहीं खुल पाएगी। आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो यानी कि जहाँ ज़्यादा उजाला होगा वहाँ आपकी आंख खुलेगी ही नहीं, और आपकी आंख जो है बहुत ज़्यादा दर्द होगी। वो किस कारण होता है, वो आर्क आई के कारण होता है। उस रीजन को हम लोग आर्क आई कहते हैं, और आपकी आंखें भी क्या है वो लाल हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी आंखें क्या है, आंख लाल हो जाना, किससे, ये सब पराबैंगनी किरणों से ही हो रहा है, पराबैंगनी किरण से। ठीक है, आंख लाल हो जाना और आंख में रेत जैसा लगना, लगेगा जैसे रेत है, और आंख का न खुलना, प्रकाश में आंख का न खुलना। ठीक है,
तो ये चीजें जो है वो होती हैं, तो क्या कहलाती है, आर्क आई कहलाती है। ठीक है, उसके बाद बैकफायर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैकफायर क्या होता है, बैकफायर के बारे में हमने आपको बता दिया था। अगर ऑक्सीजन का प्रेशर, ऑक्सीजन का दाब बहुत अधिक है, अधिक ये है क्या, बढ़ने का सिंबल हमने डाल दिया यहाँ पे, बहुत अधिक है, और एसिटिलीन का दाब बहुत कम है, ठीक है, या टार्च और कार्यखंड की दूरी 3 mm से कम है, तो क्या हो सकता है, आपका बैकफायर हो सकता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी बैकफायर की समस्या। उसके बाद कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो ये ध्यान देना, कोई भी पेय पदार्थ नहीं दिया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, विद्युत से उसको चोट आई है, तो उसको किसी प्रकार का आप पेय पदार्थ नहीं देंगे, इसको आप याद रखेंगे थोड़ा सा, तो कहीं पूछा भी जा सकता है आपसे। उसके बाद आते हैं हम लोग सुरक्षा चिन्ह पे। सुरक्षा चिन्ह, अब सुरक्षा चिन्ह हमको ये गाइड करते हैं, सुरक्षा चिन्ह होने से बहुत सारी दुर्घटनाएं जो है वो होने से बच जाती हैं। तो सुरक्षा चिन्हों के बारे में हमको जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हम लोग कहीं पे समझ पाए, जा कर के देखें तो उसको जान जाएं कि यहाँ पे क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। सुरक्षा चिन्ह के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें गाइड की जाती हैं, कुछ चीज़ों की सूचना दी जाती है, और कुछ चीज़ों के बारे में मना किया जाता है कि आपसे आपको ये नहीं करना है। तो सुरक्षा चिन्ह को हम लोग बेसिकली 4 प्रकार में बांटेंगे। यहाँ पे 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्ह जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सुरक्षा चिन्ह, तो सबसे जो पहला है वो क्या है आपका, निषेध। दूसरा क्या है, चेतावनी। निषेध चिन्ह क्या होता है, निषेध चिन्ह आप लोगों ने बहुत बढ़िया से देखा होगा। आप सब लोग पेट्रोल टैंकी पे जाते हैं, जहाँ पे आप डीजल डलवाने जाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि रेड कलर से जो है एक सर्कल बना होता है, गोला बना होता है लाल कलर का। इसका बॉर्डर जो है लाल होता है, और इसमें क्या है, मोबाइल बनी हुई होती है। ठीक है, मोबाइल मैं जान रहा हूँ बहुत घटिया है, तो यहाँ पे क्या है, मोबाइल बनी हुई होती है, और इसको जो है लाल कलर के सर्कल से क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। और ये भी क्या होता है, ये भी लाल ही होता है, और ये सफ़ेद होता है बैकग्राउंड। तो पीछे की पृष्ठभूमि जो है वो सफ़ेद होती है, और ये बॉर्डर और ये कट का सिंबल जो है वो लाल बॉर्डर का होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे मोबाइल नहीं यूज़ करना है। सिगरेट बना के काट दिया तो इसका मतलब यहाँ पे सिगरेट धूम्रपान नहीं करना है। फायर जला बना के काट दिया यानी कि यहाँ पे आग जलाने की मनाही है, आग नहीं जलाना है यहाँ पे। तो इस प्रकार के निषेध वाले काम यानी कि आपको जो नहीं करना है वो सारी चीज़ें जो है आपको बताई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद चेतावनी चिन्ह क्या होती है। चेतावनी चिन्ह बेसिकली हमारा क्या होता है, वो त्रिभुज होता है, त्रिभुज होता है। और इसकी जो आपकी बैकग्राउंड होती है चेतावनी चिन्ह की, वो कैसी होती है, पीला होता है, और जो ब्लैक होता है वो आपका चिन्ह इसमें बना होता है। तो यानी कि इसका जो बॉर्डर रहेगा, पृष्ठभूमि रहेगी, वो सारा क्या रहेगा, पीला रहेगा, और चिन्ह कैसा रहेगा, सफेद रहेगा। ठीक है, कहीं कहीं पे ब्लैक चिन्ह भी देता है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चेतावनी हो गया आपका। अब क्या आता है आपका, सूचनात्मक चिन्ह। तीसरा नंबर क्या है, सूचनात्मक। इसमें किसी भी चीज़ के बारे में आपको बताया जाता है। ये बेसिकली वर्गाकार या तो आयताकार होता है, और इसका जो बैकग्राउंड होता है
वो क्या होता है, ग्रीन होता है। और चिन्ह कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड ग्रीन होगा और चिन्ह जो होंगे वो कैसे होंगे, सफ़ेद होंगे। उसके बाद अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह, इनका जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है, नीला होता है। नीला होता है और चिन्ह इसमें बने होते हैं सफ़ेद। अब जैसे अनिवार्य चिन्हों में क्या हो सकते हैं, जैसे आप वेल्डिंग शॉप में जाते होंगे तो वहाँ पे जो है नीला कलर की पृष्ठभूमि बनी होती है, उसमें सफ़ेद प्रकार का चिन्ह बना होता है, जैसे हेलमेट बना है। तो यानी कि आप वेल्डिंग कार्यशाला में प्रवेश करें तो आपको हेलमेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार के टर्म आप देखते होंगे अक्सर। जैसे कहीं पे और जाते हैं तो ग्लव्स बना हुआ है और नीला बैकग्राउंड है पीछे, तो आप उसको यही जानना है आपको कि यहाँ पे ग्लव्स पहन के आना अनिवार्य है। मास्क, आप सबसे अच्छा उदाहरण आप इस समय कोविड में देख रहे होंगे, कोविड के बाद कि हर जगह पे जो है वो नीला बैकग्राउंड रहता है और नीले बैकग्राउंड के बाद वहाँ पे मास्क से जो है सफ़ेद कलर का मास्क पहना हुआ व्यक्ति खड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये अनिवार्य है, ये आपको पहनना ही है, आपको जो है ज़रूरी है। वहीं पे निषेध वाला आपको बिल्कुल याद आ गया होगा। चेतावनी भी जो है वो त्रिभुज के आकार की होती है और सूचनात्मक जो है वो वर्गाकार होता है। जैसे आपको कहीं पे बता दिया गया कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, प्लस का सिंबल बन गया है ना, तो आपको क्या है, यहाँ पे जो है आपको सूचित किया जाता है, आपको जानकारी दे दी जाती है कि कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको जानकारी रहे। तो आई होप आज हमने जो है सुरक्षा, सावधानी, आग, आग के प्रकार, ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। जो भी चीज़ें छूट रही हैं वो जब मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा तो उसमें चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखिए सिर्फ थ्योरी से कुछ चीज़ें जो है वो परफेक्ट नहीं होती हैं। थ्योरी में जितनी चीज़ें बताई जा सकती हैं वो मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक बैच नहीं लिया है वो लोग ले लीजिए, क्योंकि 1 से 2 क्लासेज ही जो है यूट्यूब पे फ्री आएंगी, उसके बाद जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो चीज़ें आपको जो है कंप्लीट मिलेंगी। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।